बैठिए। हो गया लाइव। बैठ जाओ। नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। मिल जाएगा आप लोग को। ये सब पूछो, लड़की कल आई थी। कोई हल्ला नहीं करेगा, सीधा क्लास करेगा। पीडीएफ समय पे मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए ध्यान देंगे आप लोग। कहता है कि संसाधन, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी 10 मिनट लेट हो गया। संसाधन किसी भी देश का क्या होता है? ध्यान देंगे। किसी भी देश का संसाधन की बात करेंगे तो संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो है मृदा। कौन संसाधन? इससे तो बहुमूल्य मिट्टी से तो कुछ बढ़ के आया ही नहीं, सोना भी नहीं है। मृदा संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन और खनिज संसाधन। ये तो तीन सबसे महत्वपूर्ण है। खनिज संसाधन। अब देखिए, भारत ये तीनों संसाधन में संपन्न है, इस लेकर इसको भविष्य में कोई दिक्कत उक्कत होने वाला नहीं है। जब तक धरती रहेगा तब तक भारत को इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके पास मृदा भी अच्छी है, जल भी अच्छी है। अब मिला जुला के वो खनिज भी इसको है, जिससे कि देश का विकास होता है। बात समझ गए ना? तो ये तीनों संसाधन में अब ध्यान देंगे। अब यहाँ पे है कि आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड। समाज के विकास में ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, मानवीय विकास की बात करेंगे, तो मानवीय विकास के लिए मृदा और जल काफी महत्वपूर्ण है कि नहीं है? क्योंकि जितने भी सभ्यता का विकास हुआ, जितना भी सभ्यता का विकास हुआ, उस सभ्यता का विकास याद रखेंगे उसी एरिया में हुआ जिस एरिया में मिट्टी अच्छी थी और जल की व्यवस्था अच्छी थे। वो सिंधु सभ्यता हो या गंगा का विशाल मैदान हो। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी विकास के लिए याद रखें संसाधन क्या है? जरूरी है। संसाधन क्या है? जरूरी है। जैसे ध्यान रखिएगा, अब खनिज की बात करेंगे तो आज से 50 साल पहले आप जाएंगे तो खनिज संसाधन का उतना उपयोग नहीं था जितना कि वर्तमान में। और जैसे जैसे मनुष्य, ध्यान रखेंगे, डेवलप होते जा रहा है, वैसे वैसे नए आविष्कार करके संसाधन का उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? संसाधन का उपयोग कर रहा है। आज के 50 साल पहले, 50 साल पहले आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर इतने गाड़ी, मोबाइल, सुविधा, यातायात, ट्रांसपोर्टिंग कुछ नहीं था। लेकिन हमारी मानव किस पर निर्भर था? मृदा और किस पर? जल पर। मृदा और किस पर? जंगल पर। किस पर? लेकिन जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते गए, हमने, ध्यान रखेंगे, खनिज का भी उपयोग शुरू कर दिया। इस लेकर मृदा, जल और खनिज ये तीनों बहुमूल्य संसाधन हैं और अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये सभी संसाधन के अपना क्या है? महत्व है। अपना क्या है? महत्व है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी देश के विकास के लिए आर्थिक, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप करेंगे संसाधन का बहुत बड़ा। अब जैसे मान लीजिए
एक देश है सऊदी अरब, नाम सुने होंगे, सऊदी अरब, सऊदी अरब। एक देश है कतर, एक है यूएई, है ना। ये तीन देश तो आप लोग नाम जानते ही होंगे। ये तीनों देश के पास आज से 50 साल पहले कुछ है ही नहीं था। मतलब ये सब देश के लोग नॉर्मल सीधा बंजारा था, लूट इधर से उधर लूटपाट करता था, यही ना। लेकिन हाल के दिनों में क्या हुआ, 10-20 साल पहले, 10-20 साल पहले पता चल गया कि सऊदी अरब में तेल है, कतर में तेल है, यूएई में तेल है। ये तीनों तेल बेच बेच के इतना पैसा कमा लिया खनिज संसाधन से कि आज इतना संपन्न हो गया कि जो शेख जो था उसका पूर्वज भारत में लूटता था, भारत में आके लूटता था। अरब बला के कहाँ लूटता था, भारत में। वो गजनी था, गोरी था, मोहम्मद बिन कासिम था, सब लूटता था। लेकिन जैसे ही तेल निकल गया तो अभी देखना कि पूरा एकदम जो है रईस में रह रहा है। लेकिन अभी शेख जान रहा है कि अगला 20 साल के बाद हमारा तेल समाप्त होने वाला है और हमारे पास कुछ बचेगा कुछ नहीं। अब क्या है, ये पूरा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूएई, सऊदी अरब और कतर दुनिया का बड़ा खूबसूरत, याद रखेंगे कि बड़ा बड़ा मॉल, बड़ा बड़ा शहर डेवलप कर रहा है ताकि भारत के लोग आकर यहाँ पर क्या कर सकें, घूमे आके, और फिर घूमेंगे आकर तो ऑटोमेटिक है, जब घूमेंगे तो ऑटोमेटिक है पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस लेकर यूएई जो दुबई है वो इसमें सबसे आगे है। लेकर अभी देखिए कि पूरे दुनिया में जैसे गांव वाला, हमारे समाज में अभी गांव वाला जब खुश होगा पटना चलाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। अब पटना वाला खुश होगा तो बंबई चल जाएगा। अब बंबई वाला जब खुश होगा तो सब दुबई चल जाता है। बात समझे। जैसे गांव वाला मार्केटिंग करना है, पटना आ गया, पटना वाला मार्केटिंग करना है, बंबई चल गया। अब बंबई वाला मार्केटिंग करना होगा तो दुबई चल जाएगा। जितना एक्टर है, एक्ट्रेस है, सब नाश्ता करे ले दुबई जाता है। चलो 9 बज गया, फ्लाइट है, नाश्ता करके आते हैं। कहाँ से, दुबई से। 1 घंटा 25 मिनट का यात्रा है, 8:25 में चढ़ा, 10 बजे उतर गया, फिर 2 घंटा में नाश्ता किया, 1:30 बजे इंडिया पहुंच गया, सूत गया। बात समझा। ऐसी होता है। श्रीदेवी का जब डेथ हुआ दुबई में तो उसका हस्बैंड जो है बोला कि हम मैडम जा रहे हैं। कहाँ, घर सुतिल जा रहे हैं। जैसे हम लोग क्या नहीं होता कि कोई पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो कहते हैं कि अब हो गया हमारा टाइम, हम जा रहे हैं। तो 2 घंटा कहीं भी नॉर्मल यात्रा 10-20 किलोमीटर के लिए होता है, तो उस सबका फ्लाइट का यात्रा क्या है, 1-1.25 घंटा का है। तो कोई भी संसाधन का उपयोग करके ये आर्थिक संपन्न बन सकता है। लेकिन जहां पर खनिज भी हो और मिट्टी भी उपजाऊ हो और ध्यान रखेंगे जल संसाधन भी बेहतर हो, मौसम भी बेहतर हो, वो देश और आगे बढ़ गया। जैसे अमेरिका इसीलिए शक्तिशाली है क्योंकि खनिजों है तो पर उसके पास भरपूर है, सोना, पेट्रोल, डीजल सब कुछ है। और उसके बाद कृषि भी है तो वेल डेवलप है, बहुत बढ़िया। मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा, कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा, सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा। अब बताओ, सब चीज का जब उत्पादन होगा तो ऑटोमेटिक है किसी भी देश का आर्थिक विकास क्या होगा, ज्यादा होगा। आर्थिक विकास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। आगे कहता है, भाई ध्यान देंगे कि संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया भाई, कितने भागों में। एक है जैव और दूसरा क्या है, अजैव। जैव और अजैव, जैव और। अब बताओ, संसाधन तो जंगल है, कौन है बताओ। अरे जंगल है तो जंगल कैसा संसाधन है, जंगल का उपयोग हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। कृषि भी है, कौन भाई बताओ। कृषि जो है कैसा संसाधन है, जैव संसाधन है कि नहीं है। कृषि क्या है, जैव। लेकिन इसी में आ जाएगा अजैव में मृदा, कौन सा। अब बताओ मृदा कैसा संसाधन है, अजैव। कैसा है बताओ, जल, कौन सा। अरे भाई जल कैसा संसाधन है,
अजैब कैसा? तो मृदा और जल कैसा? कैसा? अजैब कैसा? जबकि याद रखेंगे जंगल कौन और कृषि कौन? तो बताइए जंगल और कृषि क्या है? जैव संसाधन क्या है? बताइए मनुष्य जंगल और कृषि पर निर्भर है कि नहीं है? भारत तो याद रखेंगे कृषि प्रधान देश है कि नहीं? यहाँ के आर्थिक स्थिति में बताइए कृषि का बड़ा योगदान है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा जबकि मृदा कौन सा? मृदा और जल का उपयोग करके ही हम याद रखेंगे कृषि का क्या करते हैं? विकास करते हैं या कृषि के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ये दोनों संसाधन अगर पूछेगा कि मृदा और जल कैसे संसाधन है? अजैब कैसे? और जंगल और कृषि? जंगल और कृषि, जंगल और कृषि, जंगल और कृषि और मृदा और जल अजैब। क्लियर? ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। पीडीएफ ले आइए जाते हैं आप लोग ने कि लोग एकदम जिसको बोलते हैं ना हीट, हीट है, हीट है। चेहरा से पता चल जाता है हमको के खाली आता है पीठ है कि नहीं है? चेहरा से पता चल जाता है। तनिको मन में विचार नहीं है, मन में विचार है ये ने बिना निमंत्रण के लोग जो है हाँ आके जो है बिना निमंत्रण क्या के शादी में गीत गा रहा है बगल में खड़ा होकर। बताओ गलत बात है कि नहीं है? बात समझ रहे हैं ना? क्या ये मौसम था इसीलिए चला है? ये भी हो सकता है। एक तो पीडीएफ मिल रहा था और दूसरा है कि मौसम ठीक था तो सोचा होगा कि चलो मटिए रहा है तो ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है ना? हमार तो ड्यूटी है बोलने का, बोलवे करेंगे। अच्छा बुरा जो लगेगा हम बोलेंगे भाई, ये ध्यान रखो। हमको भी तकलीफ होता है, आप नहीं आते हैं तब। चलो भाई ध्यान देना है। कहता है संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? एकदम आराम से समझ भाई। स्वामित्व के आधार पर कितने भाग में? 4। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। आओ समझ। ऑनलाइन वाला ध्यान दे भाई। कहाँ गया रे? ऑनलाइन वाला ध्यान देना है यहाँ पे। ऑनलाइन वाला ध्यान देगा। तुम लोग आराम से रहो, हम कर लेंगे। हड़बड़ाओ खाली मत तुम, है ना? हड़बड़ाओ मत। अब चल भाई ध्यान देना है। यहां हम बात कर रहे हैं संसाधन को कितने भागों में बांटा है? 4। कितने भागों में? 4। देख पहला तू लोग बताओ क्या था? व्यक्तिगत कौन है कि नहीं है? तो व्यक्तिगत की बात करेंगे तो जैसे ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत की बात करेंगे, व्यक्ति की बात करेंगे तो याद रखेंगे व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति में याद रखेंगे बगीचा। कौन सा? बगीचा कौन सा? जबकि एक है सामाजिक। कौन सा? तो बताओ सामाजिक में आपका आ जाएगा तालाब। कौन सा? कौन सा? एक है राष्ट्रीय। कौन सा? तो राष्ट्रीय में आ जाएगा खनिज। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? और एक है अंतरराष्ट्रीय। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय में आ जाएगा महासागर। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो याद रखेंगे सबसे पहला याद रखेंगे आपका व्यक्ति। कौन सा भाई? तो याद रखेंगे व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति में कौन आएगा? बगीचा। कौन? सामाजिक में कौन आएगा? तालाब। राष्ट्रीय में कौन आएगा? खनिज। अंतरराष्ट्रीय में महासागर। अंतरराष्ट्रीय में बताइए बगीचा किसी का व्यक्तिगत होता है कि नहीं होता है? होता है ना? सदैव बगीचा देखिएगा व्यक्तिगत होता है। क्या होता है?
व्यक्तिगत होता है। क्या होता है? जबकि याद रखेंगे तालाब, क्या बताइए, तालाब या स्कूल, तालाब या क्या, तो ये तालाब या स्कूल सामाजिक है कि नहीं है? उस अच्छा बताइए, एक तालाब है, हाँ तालाब ध्यान रखेंगे व्यक्तिगत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन ज्यादातर आप गांव में देखेंगे कि तालाब जो होता है, नहर जो होता है, तो याद रखेंगे क्या होता है, सामाजिक। क्या होता है इसमें, याद रखेंगे उस तालाब में कोई भी नहा सकता है, किसी का भी पशु पानी पी सकता है। पी सकता है कि नहीं पी सकता है? आहर और नहर की बात करेंगे, वो पूरे गांव के लिए है कि नहीं है, पानी का उपयोग होता है। जबकि खनिज, कौन सा खनिज, अगर यहाँ भी गैस निकल जाएगा तो याद रखिए केंद्र सरकार, कौन सरकार, तो बताइए कोई भी खनिज संसाधन पर किसका अधिकार है, किसका, बताइए जंगल, कौन सा, बताइए जंगल राष्ट्रीय है कि नहीं है कि नहीं है, खनिज राष्ट्रीय है कि नहीं है। जबकि महासागर कौन सा, तो महासागर जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? जैसे महासागर में दुनिया के सब देश के जहाज चल रहा है कि नहीं चल रहा, अरे भाई चलता है कि नहीं चलता, कोई भी जहाज कहीं से आ जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो बताइए कि महासागर या सागर, बताइए अंतरराष्ट्रीय संसाधन है कि नहीं है। तो हमने किसी भी प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा है, चार। कितने कितने कितने, पहला कौन, व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक, तीसरा राष्ट्रीय, चौथा कन्फर्म ना। नेक्स्ट चलो, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ऑनलाइन वाले बताएंगे कि संसाधन को हमने कितने भागों में बांटा है, चार भागों में। चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है, बताओ किससे, सुंदरलाल, चल भाई, चिपको आंदोलन जो था वो किससे था, पेड़ बचाओ, कौन बचाओ, तो पेड़ बचाओ की बात करेंगे प्यारे, तो पेड़ बचाओ आंदोलन था जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से, भूस्खलन के दृष्टिकोण से, इस लेकर उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ को, ध्यान रखेंगे, चिपक कर इस आंदोलन का शुरुआत किया कि भाई अगर पेड़ नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। और ऐसे आंदोलन चिपको आंदोलन कहलाया, जो उत्तराखंड में कौन किया था, सुंदरलाल। तो सुंदरलाल बहुगुणा कौन आंदोलन, चिपको आंदोलन, कौन आंदोलन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। रियो डी जेनेरो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया कब, 1900। ये पृथ्वी सम्मेलन क्या था भाई, ये पर्यावरण को लेकर, किसको लेकर, विश्व के अंदर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर 1992 में पृथ्वी को बचाने का मुहिम चला। क्योंकि पृथ्वी पर, ध्यान रखेंगे, पर्यावरण में इतना बदलाव हो रहा था कि दुनिया के सामने गंभीर समस्या थी। इस लेकर 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो की बात करेंगे तो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। क्या किया गया, तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहां पे, ब्राजील, कहां पे, तो ब्राजील के कौन शहर, रियो डी, उठाओ रे की हो गया भाई, छोटा जब यह सुतता है तो जे स्कूल जाएगा वो स्कूल एक सुता देगा सबको, अगर मास्टर बना देगा ना स्कूल बेच लेगा। तब बनिए की करेगा बताओ तो, सबको बना के चौपट करेगा, जान लीजिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल, संसाधन संरक्षण की दिशा में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था, कहां पे, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहां है भाई, दक्षिण अफ्रीका। कहां पे,
देखिए भाई, एक तो पर्यावरण और दूसरा संसाधन का दुरुपयोग। किसका दुरुपयोग बताइए? प्रकृति में अगर संसाधन का ज्यादा दुरुपयोग कीजिएगा तो प्रकृति का बैलेंस गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? और प्रकृति का जब बैलेंस गड़बड़ाएगा तो उसका दुष्परिणाम मनुष्य पर, किस पर पड़ेगा? इस लेकर इस तरह के सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीकी शहर जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीकी शहर कहां? जोहान्सबर्ग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता CO2 कौन सा? मेथेन कौन सा? NO2 कौन सा? यह CFC कौन सा? यहां हो जाएगा CFC कौन सा? क्या याद रख, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सा? कौन कार्बन रे भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सा? CFC को वही ना बोलते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा? जैसे कहता गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए इस सम्मेलन में इसके उपयोग के कटौती पर सहमति बनी थी, क्योटो। बताओ क्योटो कहां है? जापान। कहां पे? तो मैंने कई बार बताया कि क्योटो सम्मेलन में सबसे ज्यादा CO2 कौन सा और CFC कौन सा? ये दोनों गैस और मीथेन कौन सा? तो तीसरा सबसे डेंजर है CO2 कौन? मेथेन कौन? CFC कौन? ये तीनों गैस याद रखेंगे पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है कि नहीं है? ध्यान रखेंगे CO2 की मात्रा जब बढ़ेगी तो याद रखेंगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जिससे ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण सबसे ज्यादा मौसम पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा याद रखेंगे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे ज्यादा डैमेज होगा ओजोन। कौन? ओजोन का लेयर जैसे ही समाप्त होगा CFC से, विश्व का तापमान इसलिए बढ़ जाएगा कि सूर्य की परावैंगनिक किरणें जो छन कर आती हैं डायरेक्ट आ जाएगी, जिससे दुनिया का तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा और ग्लेशियर पिघल जाएंगे, विश्व का तापमान बढ़ जाएगा, जलवायु परिवर्तन बिल्कुल होगा, बेमौसम वर्षा होगा। और ध्यान रखिएगा, और इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो काफी प्रभावित होंगे, और पेड़ पौधे जैसे ही प्रभावित होंगे, जैसे ही प्रभावित होगा, उसका डायरेक्ट असर मनुष्य पर पड़ेगा। इस लेकर और मनुष्य ने ही इस सारे के सारे घटना के लिए जिम्मेदार है। लगातार पर्यावरण में CO2 और CFC के लिए कौन जिम्मेदार है? मानव। क्योंकि इतने कल कारखाने, इतने AC और फ्रिज दुनिया के अंदर हैं जो ध्यान रखेंगे जहरीली गैस से पृथ्वी को, याद रखेंगे बिल्कुल पृथ्वी के वातावरण इतने खराब हो गए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखेंगे क्योटो जापान में बैठक बुलाया गया और इसमें कार्बन उत्सर्जन कटौती पर बहस हुआ कि भाई अगर कार्बन उत्सर्जन कटौती नहीं कीजिएगा तो ये नहीं कि अमेरिका जाएगा तो भूटान नहीं जाएगा, पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा। इस लेकर दुनिया के विकसित और विकासशील देश एक मंच पर आए और वो सम्मेलन था जापान का क्योटो, जिसमें दुनिया के सारे देश को, जिसके यहाँ 1 करोड़ गाड़ी है उसको बोला गया कि पहले अटेम्प्ट में आप लोग 10 लाख गाड़ी कम कीजिए, और जिसके यहाँ 10,000 गाड़ी है उसको बोला कि भाई आप 1,000 गाड़ी कम कीजिए, लेकिन करना पड़ेगा सबको, सहमति बनाइए। और लगभग दुनिया के देश इस पर सहमत भी हुआ, और दुनिया में ध्यान रखेंगे कार्बन उत्सर्जन कटौती को लेकर बड़े पैमाने पर जैविक ऊर्जा के संसाधन जैसे पेट्रोल, डीजल और कोयला पर याद रखिए धीरे धीरे देश को बोला गया कि कटौती कीजिए, जिससे दुनिया के अंदर कार्बन उत्सर्जन क्या होगा? कम होगा, और पर्यावरण हमारा क्या होगा? सुरक्षित होगा। और इसी का तो पहल है कि दुनिया के अंदर 2035-40 तक दुनिया में सारे के सारे डीजल और पेट्रोल के गाड़ी क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बंद। और जितने भी गाड़ी चलेंगे वो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक ऊर्जा पर चलेंगे, और वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा ऐसे ऊर्जा से प्राप्त होंगे जो अनलिमिटेड है, और वो होगा भविष्य का ऊर्जा, सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा?
जिसमें बड़े पैमाने पर लागत नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे ऊर्जा पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इसलिए लेकर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन भी आप लोग का आता होगा कि सौर गठबंधन का सबसे सशक्त और मजबूत देश के रूप में अगुवाई कर रहा है कौन? भारत। क्योंकि इसकी लगभग 19 से 20% आबादी पूरे दुनिया का अब भारत में जब निवास कर रहा है, तो इसको सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो बड़े पैमाने पर पर्यावरण को कोई खतरा नहीं करेगा। इसको लेकर बड़े पैमाने पर दुनिया में किस ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है? सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? जबकि जैविक ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे, कोयला और पेट्रोल की बात करेंगे, अभी दुनिया के अंदर 70 से 80% कह लीजिए, 80% जो ऊर्जा दुनिया उपयोग कर रहा है वो पेट्रोलियम और कोयला कर रहा है, बाकी आपके यूरेनियम से कर रहा है। 5% ही सौर ऊर्जा से काम चल रहा है, लेकिन इसको 40 से 50% करना है। कौन ऊर्जा को? सौर ऊर्जा को। क्योंकि जैविक संसाधन जिसका वर्तमान में उपयोग लोग कर रहे हैं, वो संसाधन भी लिमिट है, वो भी 40-50 तक समाप्त ही हो जाएगा। तो जब समाप्त हो जाएगा तब भी सोचना पड़ेगा, और 50 तक कीजिएगा तब तक इधर पर्यावरण समाप्त हो जाएगा। तो इससे बढ़िया कि उसको करना भी नहीं है, वो सुरक्षित भी रहेगा, और तब तक धीरे धीरे हम 40 तक ध्यान रखेंगे, ऐसे ऊर्जा का खोज और ऐसे ऊर्जा का उपयोग करेंगे क्योंकि याद रखेंगे हमारे पर्यावरण के लिए उसका 0% कोई भी परसेंट खतरा नहीं है। और वो ऊर्जा कौन है? सौर ऊर्जा। बताइए, सौर ऊर्जा से पर्यावरण को कोई खतरा है? बताइए, भविष्य में ये कभी कमने वाला ऊर्जा है? नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, जब भविष्य में कभी कमेगा ही नहीं और प्रदूषण भी नहीं होगा और लागत भी कम है, ये भविष्य का ऊर्जा दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। पर्वत, पठार, मैदान, भूमि और घाटियां इत्यादि किस संसाधन के स्वरूप हैं? बताओ तो, किस संसाधन के? अरे पर्वत, पठार, मैदान, भूमि और घाटी इत्यादि किस संसाधन के? अरे सब धरती पर ना है, भूमि पर ही है ना। बताइए, पर्वत हमारे भूमि संसाधन के अंतर्गत है कि नहीं है? मेरे नालायकों, अगर पर्वत नहीं होगा तो वर्षा होगा? अरे पर्वत नहीं, स्थल पर पर्वतीय वर्षा करवाता है। कौन वर्षा? जैसे अगर हिमालय नहीं रहता तो इतना लोग इंडिया में नहीं होते, इस सब खत्म हो जाता। उसमें भी बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा में इसलिए ज्यादा है आदमी क्योंकि यहाँ मृदा संसाधन बहुत अच्छी है, जलोढ़ मिट्टी है। और दूसरी बात है हिमालय पूरे मानसून को रोक देता है, भारी बारिश होती है, धान, गेहूं, मक्का, कपास, जूट की बड़े पैमाने पर खेती होती है। इस लेकर मृदा संसाधन का पहला स्वरूप और स्ट्रक्चर है पर्वत। कौन? और ये पर्वत से सबसे ज्यादा स्थलीय भाग में क्या होता है? वर्षा। और जहां पर वर्षा होगी वहां पर सबसे ज्यादा जमा होगा जल। क्या होगा? और ये जल संसाधन पर ही निर्भर है कृषि संसाधन। कौन संसाधन? कौन संसाधन? और इसी कृषि संसाधन पर याद रखेंगे एक विशेष संसाधन है जिसको हम मानव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे मानव भी एक संसाधन ही है। मानव अगर नहीं रहेगा तो इतना पूरा काम कौन करेगा? जैसे कृषि भी याद रखेंगे लेबर पर निर्भर है। आज जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं वो भी लेबर पर ही है। इस लेकर आप देखते होंगे एक विभाग है भारत सरकार का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पर्वत के अलावे पठार। कौन सा? पठार के अलावे मैदान। कौन? बताइए, मैदान में मिट्टी है कि नहीं है? और मिट्टी है तो यह एक संसाधन है कि नहीं है? अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो बताइए कि होगा? नहीं होगा। इस लेकर मृदा, पर्वत, पठार ये सब बहुमूल्य संसाधन है। अगर मिट्टी, मैदान में मिट्टी है और मिट्टी समाप्त हो जाए तो याद रखिए सृष्टि समाप्त हो जाएगी। लेकर ये बहुमूल्य संसाधन है क्योंकि मृदा मैदान में रहेगा और बिना मिट्टी के कोई भी प्लांट पृथ्वी पर नहीं रहेगा
और जब प्लांट नहीं रहेगा तो कोई भी एनिमल की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कर मृदा, मैदान, पर्वत, पठार, नदियां, घाटी, ये सभी याद रखेंगे भूमि संसाधन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? भूमि संसाधन के अंतर्गत। चलो भाई, कहता देश का कितना प्रतिशत भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है? बताओ कितना, कितना प्रतिशत भाई? 27%। कितना प्रतिशत? तो 27% याद रखिएगा क्या है प्यारे? पठार। क्या है? लेकिन पठार में है मालवा। कौन? तो चल पठार में थोड़ा देख लेते हैं कि पठार में पहला आपका है, सबसे पहला है मालवा। कौन? बताओ, मालवा पठार है। फिर है मेवाड़। कौन सा? मेवाड़ पठार। कौन पठार? मालवा है मध्य प्रदेश में। मालवा कहाँ है? मेवाड़ है राजस्थान। कहाँ पे? भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार छोटा नागपुर। कौन पठार भाई? बताओ, छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। तो भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार कौन? छोटा नागपुर। कौन? और छोटा नागपुर पठार कहाँ है भाई? कहाँ पे? कहाँ पे? फिर है डेक्कन का पठार। कौन पठार? तो बताओ प्यारे, डेक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ पे? कौन पठार? तो डेक्कन का पठार का संबंध कहां से है? कहां से? कौन सा? तो डेक्कन पठार कहां है? कन्फर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़। कौन मिट्टी? बताओ भाई, भारत में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी? कन्फर्म ना? तो भारत में सबसे ज्यादा, और इस मिट्टी के निर्माण में कौन भाग लेता है? नदियां। कौन? तो नदियों के जल के द्वारा, नदियों के जल के द्वारा किस मिट्टी का विकास होगा? जलोढ़। कौन मिट्टी? और ये सबसे ज्यादा ये गंगा। कौन सा? गंगा का मैदान। कौन मैदान? और ब्रह्मपुत्रा का मैदान। कौन मैदान? तो बताओ भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान में कौन मिट्टी? बताओ फास्ट। कौन मिट्टी? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान में कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान में कौन मिट्टी भाई? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। नाइट्रोजन और, प्रश्न आएगा कि जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन किसका? नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस पोषक तत्व की कमी किस मिट्टी में? किस मिट्टी में? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस पोषक तत्व की कमी किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। किस मिट्टी में? और ये गंगा, और याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा के मैदान। गंगा और, जबकि ये नदी के डेल्टा। कौन डेल्टा? तो प्रश्न आएगा कि नदियों के डेल्टा में कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? तो नदी के डेल्टा में कौन मिट्टी? और इसको दो भाग में बांटते हैं, खादर और बांगर। खादर और, चलो भाई, खादर और कौन? बांगर। खादर और, तो नई जलोढ़ को क्या कहते हैं? अब पुरानी को, कन्फर्म ना? तो नई जलोढ़ को खादर और पुरानी को। और भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाए जाने वाला मिट्टी कौन? जलोढ़। याद रखना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार हैं भाई? दो। एक है पुराना और दूसरा कौन है? नया। अभी मैंने बताया था कि पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ को खादर। क्या बोलते हैं? तो नई जलोढ़ को क्या बोलते हैं? खादर। नई जलोढ़ को खादर। और पुरानी जलोढ़ को, अरे पुरानी जलोढ़ को, पुरानी जलोढ़ को, और नई जलोढ़ को, नई जलोढ़ को, पुरानी जलोढ़। कन्फर्म। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रों में पाए जाने वाला मिट्टी, क्लियर ना? चलो ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल, पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? चल बताओ भाई, क्या? तो पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं?
पांगर, अभी बताए थे ना। कहता है जलोढ़ मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है रे भाई? कहता है प्रधानता की बात करेंगे पोटास, कौन? फास्फोरस, चूना। लेकिन याद रखिएगा, प्रधानता तो होती है लेकिन इसमें कमी होता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है। याद रखिएगा, फास्फोरस की कमी भी होती है। किस मिट्टी में बताओ? किस मिट्टी में? कुछ मात्रा में फास्फोरस होता है लेकिन बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? कमी। इस लेकर नाइट्रोजन में बड़े पैमाने पर हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? किसका प्रयोग? यूरिया का प्रयोग। किस मिट्टी में? जलोढ़। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है भाई? काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी क्या कहते हैं? इसे कपासी मिट्टी। कौन मिट्टी कमांडो? कपासी मिट्टी। कौन मिट्टी? इस मिट्टी का निर्माण जो होता है बेसाल्ट चट्टान। कौन चट्टान? तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने या अपर्दन, बेसाल्ट चट्टान के टूटने या, तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने या अपर्दन के फलस्वरूप कौन मिट्टी? इसे रेगुड़ या कपासी। रेगुड़ या, सबसे महत्वपूर्ण की इसमें जल अवशोषण। कौन अवशोषण? तो जल अवशोषण की क्षमता सबसे, याद रखेंगे, ज्यादा किस मिट्टी में होती? बताओ किस मिट्टी में? तो जल अवशोषण की क्षमता सबसे ज्यादा किस मिट्टी में? किस मिट्टी में? और इसका निर्माण होता है, याद रखेंगे, बेसाल्ट चट्टान। कौन चट्टान? तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने या अपरदन के फलस्वरूप कौन मिट्टी? काली मिट्टी। डेक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में कौन से मृदा का विस्तार है? काली मृदा। कौन मृदा? तो याद रखेंगे ये डेक्कन पठार। कौन पठार? डेक्कन पठार में इस मिट्टी की, याद रखेंगे, बहुलता है। इस मिट्टी की क्या है? किस मिट्टी का? किस मिट्टी का? और वो पठार है कौन सा? डेक्कन का पठार। कौन पठार? तो प्रश्न आ गया कि डेक्कन का पठार। कौन पठार भाई? तो डेक्कन पठार में किस मिट्टी की बहुलता है? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? और इसमें कपास की खेती होती है। किसकी खेती? इसमें जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है? ज्यादा। जल अवशोषण की क्षमता, तो जल अवशोषण की क्षमता सबसे ज्यादा किस मिट्टी में? किस मिट्टी में? जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली द्वारा भारत के मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? कितने? इसमें सबसे ज्यादा है जलोढ़ मिट्टी। कौन? और दूसरा है काली। कौन? कौन? कन्फर्म ना? आज का सेशन यही था।
हेलो हेलो, आवाज है न रे? एक बार सुनो, कमेंट खोलो, मैं तो छोड़ दो कमेंट हम इधर। कल हम लोग कै नंबर तक पढ़े थे? हैं? 40 तक। चलो, बहुत धन्यवाद तुम्हारा। 40 हो गया था, इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना है हो? चलो, 41 नंबर देखो चला। 41 नंबर क्या कहता है? कहता है कि भारत की आबादी का कितना प्रतिशत जो है लोग कौन सा भाषा बोलता है? हिंदी भाषा बोलता है। तो एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि भारत का जो भाषा है वो अधिकतर उत्तर भारत में यदि हम देखते हैं तो उत्तर भारत में कौन सा भाषा बेल्ट है? हिंदी भाषा वाला बेल्ट है। और भारत की राज्य भाषा भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत की राज्य भाषा क्या है, तो कौन सा है? हिंदी है। कई आदमी बोल देता है राष्ट्रभाषा। दोस्त, राष्ट्रभाषा नहीं, क्या होगा? राज्यभाषा। और राज्यभाषा कौन सा है? हिंदी। बोलेगा कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा कब माना गया था? तो कब माना गया था? 14 सितंबर 1949 न रे। 14 सितंबर 1949 को जो है वो हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया था। इसीलिए हम लोग हिंदी दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और एक बात ध्यान से समझिएगा, संविधान संसद को ये बात कहता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके हिंदी भाषा को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, हिंदी के लिए काम करना चाहिए। संविधान संसद में आप देखिएगा, जब संसद पढ़िएगा तो संसद में ऐसा आपको बहुत सारा प्रावधान मिल जाएगा कि कार्य प्रणाली जो होगी संसद की, वो तो कहा गया कि अंग्रेजी भाषा में होगी और उसके साथ साथ कहा गया कि हिंदी भाषा में भी कार्य प्रणाली की जाएगी। इवन हिंदी भाषा नहीं, मान लो कि कोई क्षेत्र से, मान लो एग्जाम्पल कि हम बोले कि भाई साहब तमिलनाडु से, मान लो कि तमिलनाडु से कोई व्यक्ति सांसद बना है और जा करके दिल्ली के संविधान तुम्हारा संसद भवन में वो बैठा है। अब मान लो कि ना उसको इंग्लिश आ रहा है बोलने के लिए, ना हिंदी आ रहा है बोलने के लिए। जब सांसद बनने के लिए कोई योग्यता तो नहीं होना चाहिए कि इतना पढ़ा लिखा हो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। उम्र भले लिखा हुआ है। लोकसभा में बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। राज्यसभा में 30 साल होना चाहिए। लेकिन ये कहीं लिखा हुआ है कि मैट्रिक पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन पास होना चाहिए? हमारा देश का तो यही तो खतरनाक बात है कि अंगूठो छाप जाकर के बैठ जाता है। जो पढ़ा लिखा है वो रोड पे है, और जो भाई साहब अंगूठा छाप है चला। आज भी लोकसभा में 43% लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, जिसपे तुम्हारा रेप का, अपहरण का, मर्डर का केस चल रहा है। लोकसभा का बात बता रहे हैं। और मूर्ख कौन है? मूर्ख हम लोग हैं कि वैसे व्यक्ति को चुनते हैं। लेकिन क्या करें, बिहार जैसे क्षेत्र में चला, उसको कहते हैं रोला। रोला समझ रहा है? हाँ, कि 4 गो स्कॉर्पियो आगे या 4 गो पीछे और एगो फॉर्च्यूनर रहेगा जिसमें सांसद साहब बैठल रहेंगे। पहले 10 गो मर्डर काहे करके नहीं आया है? तो भाई साहब लाठी का भाषा बोलता है भारत में राजनीति, और उसको हम लोग चुनते हैं। नेता लोग मदारी होता है और हम लोग जो है बंदर हैं। जैसा जैसा वो नचाता है हम लोग नाचते। कभी सुने किसी दंगा में किसी नेता का बेटा मारा गया है? नहीं सुने होंगे, लेकिन कई आम इंसान मारे जाते हैं। एक मेन है कि योग्यता जो रहना चाहिए, योग्यता नहीं रखा गया है। योग्यता बस ये कह दिया कि भारत का नागरिक होना चाहिए,
लोकसभा में जाएगा तो 30 साल होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए, और राज्यसभा में जाएगा तो 30 साल होना चाहिए, और कोई योग्यता नहीं रखा गया है। अब भाई साहब, लेकिन उसको भी कहता है कि संविधान की हिंदी भाषा को ज्यादा से ज्यादा जो है वो तवज्जो दिया जाए। तो मान लो कि तमिलनाडु से कोई व्यक्ति गया है, उसको हिंदी नहीं आता है, न ही इंग्लिश आता है, तो उस केस में जो स्पीकर है, जो लोकसभा का स्पीकर है या राज्यसभा का सभापति है, वो उसको अपने लोकल लैंग्वेज में भी कहने के लिए अधिकार दे सकता है, लेकिन लोकसभा के स्पीकर से पूछना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हम मैथिली वाले क्षेत्र से हैं, हमको हिंदी नहीं आता है या हमको इंग्लिश नहीं आता है, तो हम मैथिली में अपना भाषण दे सकते हैं, मैथिली में बहस कर सकते हैं, लेकिन कब? जब लोकसभा का स्पीकर हमको परमिशन देगा तब, या विधानसभा में है तो विधानसभा का स्पीकर देगा तब। लेकिन सबसे ज्यादा जो तुमको भारत में भाषा देखने को मिलेगा, कौन सा भाषा तुम्हारा? हिंदी भाषा। समझ आ रहा है तुम्हारा? तो हिंदी को हम लोग राज्य भाषा कब अपनाए? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? चला 14 सितंबर को। कोनो दिक्कत है? अब ध्यान से समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष जो है वो भारतीय संविधान ने हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग को राजनीतिक कार्यों में अनुमति दिया था? कब दिया था? 1967 में। कब दिया था तुम्हारा? 19। अभी हम तुरंत बोले कि कार्य प्रणाली जो है वो हिंदी में भी हो सकता है और अंग्रेजी में भी हो सकता है तुम्हारा। तो अंग्रेजी को जो दिया, कब दिया गया था तुम्हारा? 1967। कब दिया गया था? 1967। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि संविधान सभा ने हिंदी को अंग्रेजी के साथ राजभाषा के तौर पर कब स्वीकार किया था? तो कब किया था? कब किया था? 1949 न रे। समझ आ रहा है? अब ध्यान से, भाषा वाला है। अच्छा, तुमसे पूछेगा कि संविधान के किस भाग में जो है वो राजभाषा की बात कही गई है? तो किसमें कहा गया है? भाग 17। भाग 17 संविधान सभा में, यानी संविधान में, ओरिजिनल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय भाग की संख्या कितनी थी? 22। कितनी थी तुम्हारा? 22। और चला वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 25। वर्तमान में 25। पहला भाग पूछेगा तो क्या बोलेगा? पहला भाग रे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पहला भाग बोलेगा तो क्या बोलेगा? संघ और उसके राज्य क्षेत्र ना। दूसरा भाग बोलेगा तो क्या बोलेगा? दूसरा भाग, दूसरा रे नागरिकता ना। कैसा नागरिकता? एकल या दोहरी? कैसा नागरिकता? एकल ना। अमेरिका में चला, अमेरिका में, अब भारत में एकल न रे। तीसरा भाग पूछेगा तो क्या बोलेगा? मौलिक अधिकार। तीसरा भाग, तीसरा भाग मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? कहां से लिया गया? कहां से लिया गया? और नागरिकता कहां से लिया गया था? कहां से? ब्रिटेन से ना। बोलेगा चौथा भाग तो क्या बोलेगा? चौथा रे डीपीएसपी ना। और ई वाला कहां से लिया गया? आयरलैंड। 4A है ना हो। 4A क्या कहता है? मौलिक, फंडामेंटल ड्यूटीज ना। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल संविधान में था क्या? बाद में ना। कहिया? 42वां ना। 21 साल 1900 किस समिति के कहने पर? सरदार पचमा रे, संघ सरकार। पचमा कौन सा है? संघ सरकार ना। पचमा कौन सा है? बोलेगा राष्ट्रपति किस में आएगा? पचमा में ना। सुप्रीम कोर्ट किस में आएगा? संसद किस में आएगा? पचमा में ना। सारा का सारा संघ सरकार ना। छठा तुम्हारा राज्य सरकार ना। छठा तुम्हारा 7वां रे शक्ति का बंटवारा ना। शक्ति का 3 गो सूची ना। कई गो सूची? पहला, दूसरा, तीसरा। संघ सूची में कई गो था? अभी कई गो? राज्य में रे, राज्य में अभी रे, अभी
समवर्ती में काय गो था? अभी रे, अभी काय गो? 52। बोलेगा चुनाव आयोग तो क्या बोलेगा? चुनाव आयोग रे। अबा मारबो न हे रे, मारबो। 15 न, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग भाग 15 में न रे। लोक सेवा आयोग 14, लोक सेवा आयोग 14। अरे की पढ़ा है तुम लोग रे? बताओ चला, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। कुछ कुछ जो है ना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। तो क्या बोलेगा लोक सेवा आयोग? क्या बोलेगा लोक सेवा आयोग 14 ना। अब तोरा से पूछेगा कि राजभाषा 17 था ना, आपातकाल रे, आपातकाल 18 ना, संविधान संशोधन 20, संविधान संशोधन 20। तो अब देखिए जतबा बता रहे हैं ना सबको याद कर लेना, खूब पूछता है एग्जाम में, समझ आ रहा है? अब चलो देखो ध्यान से चला। अब 44 नंबर दे क्वेश्चन। 44 नंबर कह रहा है कि किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा? कौन करेगा? संसद ना। कौन करेगा? संसद। अब ये हम चला भाग 1 बताए ना रे। अब भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र ना, यही था ना तुम्हारा। और अनुसूची काय गो था ओरिजिनल में? 8 गो। काय गो था? 8 गो। अब वर्तमान में 12, वर्तमान में 12, वर्तमान में 12 ना। तो एक बात ध्यान से समझना, भाग 1 जो है तुम्हारा, भाग 1 अभी हम तुरंत बोले संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ना, कितना तक है? 4। तो अनुच्छेद 2 और 3 पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आर्टिकल 2 है एगो और एगो आर्टिकल 3 है। देखो देहाती भाषा में समझ लो, कहियो नहीं भूलेगा। वैसा राज्य जो भारत का पार्ट नहीं है और वैसा राज्य जो भारत का पार्ट है, यही है ना। तो जब भारत का पार्ट नहीं है, जब हम बोले भारत का पार्ट नहीं है, मान लो कि पाकिस्तान तो भारत का पार्ट नहीं है। अब मान लो कि पाकिस्तान सरकार वैसे भी भीख मांग रहा है, ये लोग पगला सब। तो मान लो कि पाकिस्तान कह दे कि आज से हमको भारत में मिलाना, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ना वो मिलेगा ना हम लोग मिलाएंगे। भाई मिलाएंगे तो बड़ा दिक्कत है, काय गो आतंकवादी होगा पता नहीं। तो भाई साहब यदि मान लो कि सपोज दैट इसको मिलना हो, तो ये तो भारत का पार्ट नहीं है, तो यदि इसको मिलना है तो अब अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे। यानी अनुच्छेद 2 में जो है हम लोग नए राज्य का प्रवेश का बात करते हैं ना। किसका बात करते हैं? प्रवेश, यानी एडमिशन का ना बात करते हैं। अब प्रवेश कहाँ होगा? हम बोले कि तुम इस क्लास का पार्ट है, जब एडमिशन लिया तब ना, बिना एडमिशन का रहने देंगे? भगा देंगे। इतना एनर्जी देंगे तो फ्री में थोड़ी देंगे, हो पैसा लेकर ना देंगे। हालांकि आप कोई दिक्कत नहीं, मजाक कर रहे हैं, आ सकता है। अब मान लो कि भाई साहब इस क्लास से पहले तुम इस क्लास का तो अंग नहीं था, प्रवेश हुआ ना, मतलब बाहरी था ना। तो जब कोई बाहरी राज्य का भारत में प्रवेश होगा तो अनुच्छेद 2, और जब भारत के अंदर कुछ होगा तो अनुच्छेद 3। जैसे बिहार है ना, तो बिहार में हल्ला उठता है कि मिथिला वाला क्षेत्र अलग राज्य बन जाए, कहता है। अब जो मान लो कि बिहार को 2 पार्ट में हम बांट रहे हैं, तो ये जो भारत के अंदर कर रहे हैं ये चीज, तो जब भारत के अंदर हम कर रहे हैं तो अनुच्छेद कौन सा? 3 में। लेकिन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो ये सब सारा काम किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है? राज्य विधानमंडल को पावर है? नहीं। केंद्र विधानमंडल को पावर है ना, यानी संसद को न है। लेकिन एक बात बता देते हैं, अनुच्छेद 2 में तो ककरो से परमिशन नहीं लेगा, लेकिन अनुच्छेद 3 में जब संसद ऐसा करेगा तब एगो आदमी से परमिशन लेना पड़ेगा। ककरा से? राष्ट्रपति से। किससे? तुम्हारा किससे? तुम्हारा राष्ट्रपति। यहां पे एगो शर्त दिया हुआ है, जब अनुच्छेद 3 पढ़िएगा तो राष्ट्रपति मंजूरी देगा संसद को ऐसा करने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति को भी कुछ शर्त है। राष्ट्रपति का क्या शर्त है? तो जिस राज्य में बदलाव हो रहा है, यानी बिहार में बदलाव हो रहा है, तो बिहार में बदलाव हो रहा है तो बिहार के विधानमंडल को, यानी चचा को, चचा बोले तो नीतीश कुमार ना, तो नीतीश कुमार को राष्ट्रपति कहेंगे कि बाबा ऐसा है
कि हम तुम्हारे राज्य को 2 पार्ट में बांट रहे हैं। अब तुम्हारा कहने का मतलब है तब नीतीश कुमार मना कर सकता है? नहीं, नीतीश कुमार को बस यहां तक कहा जाएगा राष्ट्रपति कि देखो हल्ला बहुत हो रहा है, हम तुम्हारे राज्य को 2 पार्ट में बांट रहे हैं, ऊपर वाला मैथिली होगा, नीचे वाला जो ओरिजिनल बिहार है वो हो जाएगा। तब नीतीश कुमार यदि हाँ कहे या यदि न कहे, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। एगो केस यो हो सकता है, सोचना चाहिए कि मान लो कि नीतीश कुमार को आएगा, राज्य विधानमंडल को आएगा, तो राज्य विधानमंडल मान लो कि नहीं कुछ बोल रहा है, अपने पास रख लिया, उसमें कह दिया गया है कि राष्ट्रपति एक समय सीमा के साथ भेजेगा। मान लो कि राष्ट्रपति, कितना समय सीमा है संविधान में नहीं कहा गया है, हो सकता है 5 दिन बोले, हो सकता है 5 महीना बोले, कुछ बोल सकता है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। यदि 5 दिन में नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते, हाँ या ना नहीं बोलते हैं, तो उस केस में राष्ट्रपति कह देगा कि मान लिया होगा, छोड़ दो, नहीं भेजा, वो पगला है इसीलिए नहीं भेजा। भाई साहब, माने या ना माने डजंट मैटर, जब पावर हमारा पास है तो सब कुछ हम ही करेंगे। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो तुम्हारा संशोधन होगा, ये पावर किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? तुम्हारा संसद। और यही बात तो यहाँ पे कह रहा था कि भाई साहब, भौगोलिक सीमा का निर्धारण या तुम्हारा कोई नया राज्य को बनाने का पावर, ये सारा का सारा पावर किसके पास होता है? किसके पास होता है? संसद को ऐसा कौन कौन सा अनुच्छेद में कर सकता है? तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, समझ आ रहा है तुम्हारा? लेकिन तुमसे पूछेगा कि संसद को पावर तो है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत पावर है, तब बोलिएगा अनुच्छेद 4। क्या बोलिएगा? 4। समझ आ रहा है? बदलाव होगा अनुच्छेद 2 और 3 में, करेगा संसद, और संसद जो करेगा वो किस अनुच्छेद के तहत करेगा? किस अनुच्छेद के तहत करेगा? 4। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, बस साधारण बहुमत के साथ हम लोग 2 और 3 में फेरबदल कर सकते हैं। जब अपना क्षेत्र किसी को देने का बात आया तो उसमें भी संसद देगा, लेकिन तब उसमें साधारण बहुमत नहीं होगा, तब उसमें कैसा बहुमत होगा? विशेष बहुमत होगा। समझ आ रहा है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ध्यान से। राज्य की सीमा का दुरुपयोग रोकने के लिए किसे विचार व्यक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया? राज्य विधानमंडल को ना, किसको दिया गया है? विधानमंडल को, यानी राज्य को दिया गया है। अरे राज्य में कानून कैसा चलेगा? नहीं चलेगा भाई साहब। यदि उसका कोई दुरुपयोग हो रहा है तो उससे संबंधित कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल बनाएगा। तुम्हारा सिंपल सी बात है, तो एक हो जाएगा राज्य विधानमंडल। क्लियर? जब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा तो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में कितनी भाषाएं हैं? देखो 1500 से नहीं, 1500 से अधिक है। तो ये तुम्हारा, लेकिन एससीईआरटी में जो लिखा हुआ है, ये लाइन लिखा हुआ है कि भारत में करीब करीब 1500 से अधिक भाषा बोली जाती है तुम्हारा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1500। और आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएगा वो फैक्ट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑप्शन में यही लिखा रहेगा कि 1500 से अधिक, 1600 से अधिक या उससे कम। तो ध्यान में रखिएगा, एससीईआरटी में जो लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 1500 से अधिक लिखा हुआ है। समझ आ रहा है तुम्हारा? अब जब देखोगे नेक्स्ट, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कमा अनुसूची में 8वीं कितनी भाषाएं रखी गई? कितना? कितना तुम्हारा? 22। कितना तुम्हारा? 22। लेकिन एक बात ध्यान से समझना दोस्त, जब हम भाषा का बात किए तो कौन सा अनुसूची था? 8वीं। और ओरिजिनल संविधान में, यानी तुम्हारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब देखोगे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब देखोगे, यानी मूल संविधान जब देखोगे, तो मूल संविधान में जो भाषा थी वो कितनी थी? 14। कितनी थी तुम्हारा? 14। और वर्तमान में कितना है? 22। वर्तमान में कितना है? 22। मतलब बाद में जोड़ा गया होगा। जोड़ा काय को गया होगा? 8 गो। 8 गो ना। 3 बार संविधान संशोधन। कै बार? 3 बार। कै बार? 3 बार। पहला 21, पहला 21, पहला 21, दोसर 71, दोसर 71, तेसर 92, तेसर 92। 21 वाला चला 1967 में। कब किया गया? 1967। 71 वाला 1992 और 92 वाला 2003। 2003 दू के बोला रे, करेगा पगला टाइप। 2003 ना। 21वां में एगो भाषा जोड़ा गया। कै गो? एगो। क्या नाम था? क्या नाम था?
क्या नाम था? सिंधी ना। बोलेगा 71 में काई गो? 71 में पहला पहला कोंकणी ना भाई, पहला कौन सा? दोसर मणिपुरी आ तेसर नेपाली। पहला दोसर आ तेसर नेपाली ना। और बोलेगा 92 में काई गो चला? 92 में 4। पहला बोडो पहला बोडो, दूसरा डोगरी, तीसरा मैथिली और चौथा संथाली। तो भाषा पूछेगा किस अनुसूची में, तो क्या बोलोगे? 8वीं ना। ओरिजिनल संविधान में काई गो था? वर्तमान में काई गो? वर्तमान में 22 ना। अब बोलेगा कई बार संविधान संशोधन? कई बार? पहला दोसर तेसर 21 वाला कहिया? 1971 वाला, 1992 वाला, 2000 यानी 21 में कई गो? क्या नाम था? 71 में कई गो? 71 में पहला कोंकणी ना, दूसरा तीसरा नेपाली ना। 92 कई गो? 92 में 4 गो ना। पहला बोडो ना, दूसरा तीसरा चौथा भोजपुरी नहीं है। समझ आ रहा है ना? भोजपुरी चला नहीं है। बिहार से पूछेगा काय गो, तो काय गो बोलेगा? एगो। अब देख एग्जामिनर ऐसे दिमाग दौड़ाएगा जैसा हम अभी दिमाग दौड़ा रहे हैं। थोड़ा से पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में मैथिली बोल दिया तो आंसर बोल दिए हम। तब बोलेगा बिहार का किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो क्या बोलेगा? मैथिली। अब देख फिर एग्जामिनर दिमाग दौड़ाएगा। अब देख दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। बोलेगा कि बिहार की भाषा मैथिली को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, वो पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा? कौन सा रे? समझ आ रहा है कैसे दिमाग दौड़ाएगा वो? ऐसे तो देख फिर एगो क्वेश्चन बन जाएगा एकरा पे। बोले कैसे? तो चला इसमें संविधान संशोधन नहीं देगा, साल दे देगा। तो क्या बोलेगा? 2000 देख रहा है एगो से कई गो क्वेश्चन बन रहा है। ऐसने हम लोग को सोचना है। और हम बार बार कह रहे हैं जितना एग्जामिनर दिमाग दौड़ाएगा उतना हम लोग दिमाग दौड़ाएंगे। सारा का सारा क्वेश्चन मार्क बैठा दो, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, सब फैक्ट। देखो वन लाइनर वाला 2 चीज पढ़ता है, कब और कहां, बस यही पूछता है। बाबर कब आया यही पूछेगा तोरा से। लेकिन आप लोग कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, इस कमीशन में कब और कहां नहीं पूछेगा। चला क्यों हुआ ये बताइए, समझ आ रहा है? कैसे हुआ ये बताइए। तो जब तक उसको डीप में नहीं पढ़ेगा तब तक होगा रे कुछ हो। ये बात को ध्यान में रखना है। तो भाषा बोलेगा कैमा अनुसूची? अब हमरा तरफ देखो एक बार, हमरा तरफ देखो। भाषा कैमा अनुसूची? 8वां। ओरिजिनल में काई गो? 14 ना। वर्तमान में 22 न रे। कई बार संविधान संशोधन? कई बार? पहला 21, दोसर 71, तेसर 92, 21 वाला कहिया? 1967, 71 वाला 1992 ना। अब 92 वाला 2003। 21 में कई गो? क्या नाम था? 71 में 3 गो ना। पहला कोंकणी, दोसर मणिपुरी, तेसर नेपाली, अब 92 में 4 गो ना। पहला बोडो, दोसर डोगरी, तेसर मैथिली ना। और चौथा कोनो दिक्कत है? याद हो रहा है ना? हो। अब हमारी बात को समझो दोस्त आगे। तो यहाँ पे कई गो भाषा हो जाएगा? 22 गो। अब आगे देख चला, कहता है कि भारत में कितनी मूल जन्म भाषा है, तो कई गो था? 14 ना रे। अभी तो तुरंत एक चर्चा करिए दिए हैं तुम्हारा। तो ओरिजिनल संविधान में कई गो भाषा था? 14।
और अभी कितना है 22, यही है ना। अब ध्यान से समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य में शक्ति का आंशिक रूप से विभाजन किया जाता है। किसमें किसमें? 33 और 34। हमारी बात को समझना, 33 और 34 जब हम लोग पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में न है? किसमें है तुम्हारा? भाग 3 में। 12 से कितना तक रे? 12 से 35 न। अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा न। अब हमारी बात को समझो, जब 33 और 34 का बात करते हैं तो 33 और 34 में कहा गया है कि 34 में कहा गया है मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन। और एक बात और समझना, आपातकाल और सैन्य शासन में अंतर होता है। जब मार्शल लॉ का बात करते हैं और इमरजेंसी का बात करते हैं तो देयर आर मेजर डिफरेंट बिटवीन मार्शल लॉ एंड इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में लग सकता है। 352 पढ़ा है ना? तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? 352। लेकिन मार्शल लॉ जो है वो किसी एक विशेष क्षेत्र में लगेगा जिसको सैन्य शासन कहते हैं हम लोग। मान लो कि पटना में दंगा हो गया, अब पटना में दंगा हो गया तो पटना, सिर्फ बिहार के पटना में दंगा हुआ है तो उसमें इमरजेंसी नहीं लगेगा, उसमें मार्शल लॉ। मान लो कि पुलिस घबरा रहा है, न सीएम से संभला, न डीएम से संभला, न पीएम से संभला, तब पीएम बोलेगा राष्ट्रपति महोदय आप ही देखिए एक बार। तीनों सेना का मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति। जल सेना, थल सेना और वायु सेना। राष्ट्रपति बोलेगा ठीक है, पटना वाला ज्यादा उग्र है, अगर ठीक करना जरूरी है। तुरंत चला भेजेगा सेना को, और जब सेना उतर गया सुता सुता के मारेगा। सही बता रहे हैं। पुलिस को तो चलो ठीको है, पुलिस को मारियो देगा, लेकिन सेना को तुम नहीं मार सकता है। और न सीएम का पावर चलेगा न डीएम का। सीएम बोलेगा ओकरो मारेगा, डीएम बोलेगा ओकरो मारेगा। बैठ घर में, तोहर पावर अभी है ये नहीं है, हमारे पावर है। और सेना जब आ गया, मार्शल लॉ यदि लग गया किसी क्षेत्र में, तो समझ लेना उसको रोकने का एक एक आदमी को अधिकार है, राष्ट्रपति को। राज्यपाल कहेगा राष्ट्रपति को बड़ी मार मारा है हो, अब जो है आप छोड़ दीजिए। तब जाकर के राष्ट्रपति, राज्यपाल बोलेगा राष्ट्रपति को, और तब राष्ट्रपति बोलेगा है छोड़ दो रे, बड़ी मार मारा है। तब जाकर के सेना वहां से हटेगा। और जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होगा, समझ लेना तुम्हारा मौलिक अधिकार कोनो मौलिक अधिकार नहीं है। समझ आ रहा है? अनुच्छेद 19 में 6 गो है न रे, तब मौलिक अधिकार गया चना के खेत में, बड़ी मार मारे। बोलेगा हमको बोलने का है ना दे रहा है, मुंह पे लाठी मारेगा। सही बता रहे? यानी कोई अधिकार नहीं तुमको, सब बैठो। लेकिन 2 गो अधिकार नहीं छीन सकता। कुन कुन रे? 20 और 21। 20 और 21। 19 छीन लेगा ना। 19 में कै गो अधिकार है? 6 गो। कै गो है? 6। पहला बोलना, पहला बोलना, पहला। दोसर सम्मेलन, दोसर सम्मेलन। तेसर समिति, तेसर समिति। चौथा अनजन, चौथा अन। पांचवा बसन, पांचवा बस। छठा रे, छठा व्यापार करना ना, तो इस सब व्यापार करना छुड़वा देगा सैन्य शासन में। लेकिन 20 और 21 को तुमसे छीन नहीं सकता। समझ आ रहा है तुम्हारा? चला 34 जो है तुम्हारा, 23 34 तो समझा दिए। 33 जो है, 33 रहना जरूरी है, नहीं रहेगा तो भारत की सुरक्षा का बात है। 33 कहता है कि जो भारत का स्पाई एजेंसी है, खुफिया विभाग है, जैसे रॉ का नाम सुने होंगे आप लोग, आईबी का नाम सुने होंगे, पुलिस बल, सशस्त्र बल या खुफिया एजेंसी, इसके मौलिक अधिकार पे रोक लगाया जा सकता है। और इसके मौलिक अधिकार पे जो रोक लगाने का पावर है वो ककरा पास है? संसद के पास। किसके पास है? अब ये बता देते हैं। 33 और 34 में जो अधिकार है बनाने का पावर, ये ककरा पास है? संसद के पास है। राज्य विधानमंडल के पास पावर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। बिल्कुल। नीतीश कुमार भले बोल देगा कि नेपाल के साथ बॉर्डर मिल रहा है बीएसएफ वाला, और बीएसएफ वहां पे खड़ा है, लेकिन बीएसएफ का नियम कानून जो है नीतीश कुमार नहीं बनाएंगे। वो कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। तो है हो,
जब बिहार का मुखिया बिहार में रहते हुए सेना को कानून नहीं बना के दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पावर चला नीतीश कुमार को या मोदी साहब को, मतलब केंद्र को ना। तो यहाँ केंद्र और राज्य में शक्ति का विभाजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और शक्ति राज्य को ज्यादा या केंद्र को ज्यादा? केंद्र को ना। तो 33 और 34 यही बता रहा है कि राज्य में जो है शक्ति का आंशिक रूप से क्या है? विभाजन है। और शक्ति ककरा ज्यादा, राज्य को या केंद्र को? केंद्र को ना। काहे कि 33 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सशस्त्र बल हो या खुफिया एजेंसी हो, चाहे पुलिस बल हो, कोनो बल हो, ओकरा पे ओकर मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है। और रोकने का जो पावर होगा वो संसद के पास होगा, यानी केंद्र के पास होगा। और रोकना भी जरूरी है। मान लो कि भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाए, अब मान लो कि कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हो रहा हो, गुप्त मीटिंग हो रहा हो, और उसमें मान लो कि ब्रिगेडियर लेवल का मीटिंग हो रहा हो, और उसमें केंद्र जो तुम्हारा मान लो कि रक्षा मंत्री भी वहीं पे बैठे हो, राजनाथ सिंह साहब, और वो कह दे ये बात कि देखो पाकिस्तान को कैसे मारना है, ये बात जो है यहीं तक सीमित रहना चाहिए। तो उसमें ऐसा कोई भी जवान ही खड़ा होके नहीं बोलेगा कि है हमरा तो 19 में बोलने का अधिकार है, अगर मतलब आप बोलना रोक रहे हैं तो सब बोलना रोकवा देगा वहीं पे, बोला एकरे मार दे पहले, यही मिलल है। तो अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 में जो अधिकार हो रहा है, जो कानून बनाने का पावर है, वो ककरा पास? केंद्र के पास या राज्य के पास? केंद्र के पास। तो यहाँ शक्ति का विभाजन हुआ ना दोस्त। और इसीलिए तो हमारे भारत में फेडरल शब्द यूज हुआ है या यूनियन? कौन सा यूज हुआ है? जहां यूनियन होगा तो दोस्त केंद्र मजबूत या राज्य मजबूत? केंद्र न रे, समझ आ रहा है? और अमेरिका में कौन सा शब्द है? फेडरल। और भारत में यूनियन। समझ आ रहा है ना? कोनो दिक्कत? अब चल आगे बढ़े। अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है। चला कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में 2 अक्टूबर 1959, ये तो कल है ना बताए थे हमरे, कल बताए थे ना। कौन सा जिला था? नागौर। कौन सा जिला था? नागौर। पहला पंचायती राज किस राज्य में स्टार्ट हुआ था? राजस्थान। जिला पूछेगा तो नागौर, जिला पूछेगा तो नागौर। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। पूछेगा पंचायती राज का गठन डीपीएसपी में है ना? चला किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? 40 न रे। डीपीएसपी काय विचारधारा से? काय विचारधारा से? 3 न। पहला समाजवादी, पहला समाज, दोसर उदारवादी, दोसर उदारवाद, और तेसर गांधीवाद, तेसर गांधीवाद। तो काय गो विचारधारा? 3 गो। काय गो? 3। समाजवादी है ना पहला, कौन सा? समाज। दूसरा उदारवाद, दूसरा उदारवादी, और तीसरा गांधी। तो पंचायती राज कौन सा विचारधारा है? गांधीवादी ना। तो पूछेगा अनुच्छेद 40 किस विचारधारा से है? गांधीवादी ना। समझ आ रहा है? और दूसरा राज्य बोलेगा पंचायती राज कौन था? आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन था? दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश ना हो। अब बोलेगा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा, कौन सा संविधान संशोधन दिया गया था? 73 ना। कौन सा संविधान संशोधन? 73 न रे। तो बोलेगा तोरा कि पंचायती राज, कौन सा राज? पंचायती राज। अब पंचायती राज पूछेगा क्या संविधान संशोधन? 73 में 1992। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। एगो भाग जोड़ा न रे। कौन सा भाग? अरे 9 ना। कौन सा भाग? ये देखो हमरा बड़ा उत्सुकता रहता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर तुम लोग देगा। अरे टीचर न बनेगा, पुलिस नहीं न बनेगा, पूरा जिंदगी बिताना है स्कूल में। अब बिना नॉलेज का स्कूल में कैसे जिंदगी बिताना है? टीचर बनना आसान नहीं है दोस्त, सही बता रहे हैं। हम जब पहली बार गए पढ़ाने के लिए, अड्डा 247 का नाम सुने होंगे आप लोग, ओकरा में गए चला पढ़ाने के लिए। अब पहली बार हमारा सामने 500 बच्चा बैठल था। हमारी थाई जो था ना हिल रहा था, लिख रहे थे राइट, जल रहा था लेफ्ट। टीचर बनना बहुत मुश्किल बात है। टीचर हर इंसान नहीं बन सकता है। काहे? टीचर एगो दिमाग से नहीं चलता है,
ओकरा पास जितना आदमी बैठल है सबके दिमाग को लेकर के चलता है। और पढ़ाने का मतलब हम बार बार कहते हैं और हम इसी चीज को अपने जिंदगी में भी लागू करते हैं कि पढ़ाओ ऐसा कि सामने वाला दूसरा को पढ़ा दे। समझ आ रहा है? मतलब कोई कोई टीचर होता है कि क्या पढ़ा रहा है उसको खुद समझ नहीं आ रहा है, तो बच्चा को क्या समझ आएगा। और नॉर्मल नॉर्मल चीज आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और अब मान लो कि जिसका पोल साइंस होगा, जिसका पॉलिटिकल साइंस होगा, अब भाई साहब सीधे जब तक ये सब छोटा छोटा चीज को नहीं रखिएगा तब दिक्कत हो जाएगा। हालांकि हम आए हैं अब सब तरह क्लास में याद करवाएंगे, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं ना। तो किस भाग में है? 9 में। किस भाग में है? 9। और अनुसूची पूछेगा तो 11, अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची पूछेगा तो 11 ना। जमा तुम्हारा 11, कोनो दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है तुम्हारा? और पहला राज्य हम बोले कौन सा था रे? राजस्थान। पहला कौन था? राजस्थान। 1992 में, 1992 में, 1959 में ना। काय अक्टूबर, काय अक्टूबर 1959। कौन सा जिला रे? कौन सा जिला? कौन सा जिला? नागौर न चला। पंचायती राज को काय को विषय दिया गया है? काय को विषय दिया गया है? पूछेगा अनुच्छेद तो बोलेगा 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक। कोनो दिक्कत है? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक नगर परिषद में मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी कौन होता है? तो क्या बोलेगा? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान से समझना, नगर परिषद में जो मेन होगा, मुख्य कार्यपालिका होगा तुम्हारा, उसका कोई चुनाव नहीं होता है। उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा जो उसका अपॉइंटमेंट होता है। जैसे आप लोग एगो बहुत बढ़िया वेब सीरीज है पंचायत, देखे हैं? पंचायत। अब पंचायत में एगो सचिव जी थे ना रे, तो सचिव जी का चुनाव हुआ था या नियुक्ति हुआ था? नियुक्ति हुआ था ना। हम किए थे नियुक्ति, ये किया था, राज्य सरकार न चला। तो वैसने है तुम्हारा जो नगर परिषद का जो मुख्य कार्यपालक होता है ना, एक नियुक्ति होता है। ककरा द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? राज्य सरकार। किसके द्वारा? राज्य सरकार। कोनो दिक्कत है? अब ध्यान से समझो। कह रहा है नगर निगम पहला बना था मद्रास में। कब बना था? 1688। दूसर लिखो कलकत्ता, दूसर लिखो कलकत्ता, दूसर लिखना कलकत्ता, तेसर लिखो बम्बई, तेसर लिखना बम्बई, तेसर चला बम्बई। हाँ रे लिखेबो ना रे, 1726 लिख, 1726, 1726। दोनों कलकत्ता और बम्बई दोनों एक साथ हुआ था 1726। पहला नगर निगम कहाँ था? मद्रास में। कब बना था ये? 1688। कलकत्ता कब बना? 1726। बम्बई कब बना? 1700 यही था ना रे। अब पटना नगर निगम 1916 मारबो। 1952 लिखना पटना नगर निगम। पटना नगर निगम चला पूछेगा 1952, 1952। पटना नगर निगम 1952। हाँ हो, समझ आ रहा है? देखो अच्छा कभी सोचा है? इसीलिए कहते हैं सोचन शक्ति बढ़ाओ। हर चीज चाहे वो हाई कोर्ट हो और चाहे वो नगर निगम हो, भारत में पहली बार बनाया गया तो यही 3 स्थान को जोड़ा गया, कलकत्ता को, बंबई को और मद्रास को, है ना। हो पहला हाई कोर्ट भी तुम्हारा कलकत्ते वाला में, कलकत्ता था, बंबई था और मद्रास। व्हाट वाज द रीजन? क्या कारण था कि यही 3 गो है? हैं? 3 गो क्या था? तीनों को संबंध था। कैसन संबंध था? प्रेम था का हो? नहीं ना, तीनों को प्रेम था लेकिन अंग्रेज से था। ककरा से था? अंग्रेज।
अंग्रेज के काय गो प्रेसिडेंसी? 3 गो। काय गो रे? 3 गो ना। एगो कलकत्ता, एगो कलकत्ता, दोसर मद्रास आ तेसर मुंबई। आ तीनों में पावरफुल चला कौन? कलकत्ता। कौन था? तब ना 1773 का जब अधिनियम बना, तो 1773 का अधिनियम जब बना तो वारेन हेस्टिंग था ना। तो वारेन हेस्टिंग ने कहा कि है हो, पैसा हमरे पास ज्यादा, पावर हमरे पास ज्यादा, एकरो गवर्नर कहता है, एकरो गवर्नर कहता है, एकरो गवर्नर कहता है। जबकि पावर हमरा पास ज्यादा है, पैसा हमरा पास ज्यादा है, तब तो इज्जत हमको बढ़िया से नहीं मिल रहा है। और भाई को क्या चाहिए हो? इज्जत। और इज्जत कम मिलेगा। बोला कि अब हमको जी मत बोलो, ए जी बोलो, तब जाकर के हमको इज्जत मिलेगा। कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था ना इस अधिनियम में 1773। अब पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग न रे। अब बाद में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा कि है हो, जब तीनों हमरे अंदर है, तब हमरा बंगाल का गवर्नर जनरल काहे बोलेगा? तब हमको किसका गवर्नर जनरल? भारत का गवर्नर जनरल। मतलब पावर एजे से शुरू होला और एजे पे खत्म। समझ आ रहा है? तो मतलब चला 3 गो प्रेसिडेंसी था ना रे। काई गो? पहला, दोसर, तेसर। यही कारण था कि कुछ हो बना तो यही तीनों जगह पहले बना। समझ आ गया? यहाँ तक कोनो दिक्कत है? आज यहीं तक छोड़ो, ठीक है? हमरा कोनो काम है तो मिलेंगे जो है हम लोग आप लोग से कल। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं ना? ऑनलाइन वाला बता देना दोस्त। ककरा द्वारा? संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक पावर मुख्यमंत्री के पास। की बोला? विधायक रे। तो तब राज्यपाल कि संवैधानिक अनुसार न पूछ रहा है, क्वेश्चन देखना क्या पूछ रहा है। तो वरीयता क्रम होगा तो संवैधानिक अनुसार राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा।